नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, लोन डिफॉल्टर्स सावधान। 31 मार्च 2026 से पहले 1 रुपया भी मत देना यदि आपका लोन अकाउंट एनपीए में जा चुका है। दोस्तों, ये टॉपिक, इस विषय के ऊपर पिछले कई दिनों से यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। जो भी वीडियोस हैं, उनका थंबनेल का जो टाइटल है, जो टेक्स्ट है, वो कुछ इस प्रकार से है कि भैया लोन डिफॉल्टर सावधान हो जाइए, 1 रुपया भी मत देना 31 मार्च 2026 से पहले यदि आपका लोन अकाउंट एनपीए में जा चुका है। आखिरकार दोस्तों, इस टाइटल, इस टेक्स्ट का मतलब क्या है? इस विषय का मतलब क्या है? हमारे यूट्यूब के जो भी सब्सक्राइबर है, जो हमारे व्यूवर्स है, फॉलोवर्स हैं, वो भी इन सारी वीडियोस को देखते हैं और जब वीडियो को ओपन करते हैं तो अंदर कुछ और मिलता है और थंबनेल का टाइटल कुछ और रहता है। और वो मुझे कॉल करके ये बताते हैं कि सर जी, कि थंबनेल का जो टाइटल है वो तो काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन हम इसका मतलब जानना चाहते हैं। और जब वीडियोस को ओपन करके देखते हैं तो वही पुरानी बातें, वही कॉमन बातें जो हर एक वीडियोस में पहले दी जाती थी यूट्यूबर्स के द्वारा, लीगल एडवाइजर के द्वारा। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं मालूम पड़ पाया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, 1 रुपया मत देना 31 मार्च 2026 से पहले। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो जरा हमें सर इस थंबनेल के टाइटल के ऊपर, इस विषय के ऊपर जरा बता दीजिए कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मेरे भी इसी थंबनेल टेक्स्ट और टाइटल के ऊपर आज मैं डिटेल्ड में बात करूंगा। और यही सेम थंबनेल टाइटल मेरे भी वीडियोस का है, लेकिन मैं आज इस थंबनेल टाइटल के ऊपर एकदम गहराई में और डिटेल्ड में बात करूंगा दोस्तों, कि आखिरकार ये कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 रुपया मत देना। दोस्तों, यदि आप मेरी इस चैनल पर वीडियोस पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी वीडियोस अच्छी लगे, पसंद आए, तो दोस्तों इस वीडियोस को आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए। और यदि आपका लोन अकाउंट एनपीए में जा चुका है और ऐसे में आप 31 मार्च 2026 से पहले आपके लोन अकाउंट को आप सेटल्ड करवाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर जी, मेरा लोन अकाउंट एनपीए में जा चुका है और मैं इस फाइनेंशियल ईयर एंड, इस वित्तीय वर्ष के अंत में 31 मार्च 2026 से पहले मैं अपना लोन अकाउंट सेटल्ड करवाना चाहता हूं, आप मेरी मदद करिए। इस प्रकार से कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आइए हम वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, 31 मार्च 2026 एकदम नजदीक है और ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले उनका लोन अकाउंट सेटल्ड हो जाए, कुछ कंसेशन, कुछ डिस्काउंट, कुछ वेवर मिल जाए। लेकिन दोस्तों, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये लोन अकाउंट एनपीए क्या होता है। दोस्तों, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यदि कोई लोन का बोरोवर है, लोन का डिफॉल्टर है, उसकी लगातार 3 EMI मिस हो जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है, 90 से 92 दिन के ऊपर हो जाता है, तो ऐसे में लोन कंपनियां इन लोन बोरोवर्स के लोन अकाउंट को एनपीए में घोषित और कैटेगराइज कर देती हैं। लगातार कॉन्टिन्यूअसली 3 EMI डिफॉल्ट होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी एज पर द आरबीआई रूल। उसके बाद ही लोन अकाउंट एनपीए में घोषित और कैटेगराइज हो जाएगा। दोस्तों, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसका मतलब ये हुआ कि लोन कंपनियों ने बाजार में, मार्केट में लोन के रूप में जो भी पैसे बांटे थे लोन के बोरोवर्स को, अब उस लोन्स एंड एडवांसेस से, उन पैसों से, उन लोन के अमाउंट से अब बैंक और एनबीएफसीज को कुछ भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है। ना तो इंटरेस्ट आ रहा है, ना तो ब्याज, ना तो प्रिंसिपल, मुद्दल, कुछ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए वो दिए गए, बांटे गए लोन्स, जो एडवांसेस थे, जो एसेट थे उनके लिए, अब वो काम करना बंद कर दिए। अब वहां से कोई भी रिटर्न्स जनरेट नहीं हो रही है। इसीलिए लोन कंपनियों ने इन सारे लोन्स एंड एडवांसेस को एनपीए में घोषित और कैटेगराइज कर दिया। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2026 काफी नजदीक है और ऐसे में बकाया राशि की वसूली और रिकवरी के लिए दोस्तों
लोन रिकवरी एजेंट्स का काफी प्रेशर भी आपको आ रहा होगा कि आप 1 या 2 ईएमआई दे दीजिए, आपका लोन अकाउंट हम सेटल्ड करवा देंगे, आपको हम सेटलमेंट का जो लेटर होता है वो हम आपको दिलवा देंगे और आपका 30%, 25% पे आपका लोन अकाउंट हम सेटल्ड करवा देंगे, आपको सेटलमेंट का लेटर आपके ईमेल आईडी पर, मेल पर हम आपको भिजवा देंगे, अपने जो भी हमारी बैंक है, हमारी जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनसे हम बातचीत करके, आप सिर्फ 1 या 2 ईएमआई भर दीजिए। इस प्रकार से काफी आपको कॉल्स, मैसेज और प्रेशर्स और होम विजिट्स भी हो रहा होगा दोस्तों। तो ऐसे में इस केसेस में दोस्तों 1 रुपया मत देना, ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसके पीछे का रीजन और कारण यह है कि आपका लोन अकाउंट यदि एनपीए में जा चुका है, तो ऐसे में दोस्तों यदि आप 1, 2 ईएमआई या फिर कोई भी आप ईएमआई देते हैं, तो ऐसे में दोस्तों वो पैसा, वो अमाउंट आपका इंटरेस्ट और पेनाल्टीज में एडजस्ट कर दिया जाएगा। बाकी आपका जो मुद्दल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। और आपका जो अकाउंट एनपीए में घोषित और कैटेगराइज कर दिया गया है, वो भी एनपीए में ही कैटेगराइज ही रहेगा, घोषित ही रहेगा दोस्तों। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले भविष्य में आप पैसे नहीं दे पाओगे, आगे भी आपकी स्थिति परिस्थिति खराब रहेगी, बिजनेस में भारी भरकम नुकसान हो चुका है, काम धंधा छूट चुका है, जॉब लॉस हो चुका है, घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज आ चुकी हैं, इन रीजंस की वजह से आप ईएमआईज को डिफॉल्ट कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले भविष्य फ्यूचर में भी आप नहीं भर पाएंगे, तो ऐसे में क्या ये इक्का दुक्का ईएमआई भरना, क्या ये कोई फायदे वाला सौदा होगा आपके लिए? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च नजदीक है, ऐसे में लोन कंपनियां ये चाहती हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा लोन का रिकवरी हो, क्योंकि उनको भी अपना अकाउंट्स क्लोज करना रहता है, उनको भी रिकवरी का एक टारगेट रहता है, उनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट नीट एंड क्लीन बनाना होता है, ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो, इसके लिए लोन रिकवरी एजेंट्स के ऊपर काफी भारी भरकम प्रेशर भी रहता है दोस्तों। कई बार तो कुछ लोन कंपनियां सेटलमेंट का स्कीम ही चलाती हैं, क्योंकि उनका टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सेटलमेंट का स्कीम भी चलाती हैं दोस्तों। सी देखिए, मैं आपको क्या कहता हूं, लोन आपका बाकी है, ईएमआईज आपकी पेंडिंग है, आपका ड्यूज अमाउंट है, उसका आपको भुगतान तो करना ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन नियम कानून से और थोड़ा फायदा लेकर करिए ना। मैं यहां पे आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत भरिए दोस्तों, यदि आपके पास पैसे हैं तो पूरे पैसे दे दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सिबिल जो स्कोर है, जो आपका सिबिल स्कोर है, उस पर कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और भविष्य में आपको काफी आसानी से आपको लोन मिलता रहेगा। आपके सिबिल स्कोर पर कोई भी सेटल्ड वर्ड नहीं, यदि आप सेटलमेंट के लिए चाहते हैं तो सेटल्ड वर्ड आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट होता है, इसका मतलब कि आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता नहीं थी, इसीलिए आपने आपके लोन अकाउंट को आपने सेटल्ड करवाया है। तो सेटल्ड वर्ड आने से क्या होता है, आने वाले कुछ सालों तक आपको लोन थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यदि आपके पास पैसे हैं दोस्तों, तो पूरे पैसे देकर आप रेगुलर तरीके से अकाउंट को फोरक्लोज करवा लीजिए, या फिर यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो भी ईएमआईज मिस हुई हैं, आप बैंक और एनबीएफसी से रिटर्न में कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके अपने अकाउंट को आप रेगुलराइज करवा लीजिए, स्टैंडर्ड कर लीजिए। आपकी जो भी 3 ईएमआई 4 ईएमआई जो मिस हुई है वो भर दीजिए, उस पर जो इंटरेस्ट पेनाल्टीज लगी है वो भर दीजिए और अपने अकाउंट को रेगुलराइज कर लीजिए और धीरे धीरे आगे भर के एकदम नियम कानून से प्रॉपरली आप फोरक्लोज करवा लीजिए, रेगुलर क्लोज करवा लीजिए आगे चल के भविष्य में। तो इससे क्या होगा, आपकी सिबिल में सेटल्ड वर्ड भी नहीं आएगा दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आगे ईएमआईज भरना बहुत मुश्किल है, नहीं दे पाऊंगा मैं, तो आप फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2026 का फायदा ले सकते हैं और आप अपने लोन अकाउंट को सेटलमेंट करने के लिए जाइए, क्योंकि कंपनियों को भी तो जरूरत है अपना टारगेट पूरा करना है, टारगेट का अचीवमेंट करना है और उनको अपने बैलेंस शीट में कम से कम एनपीए दिखे, उनको ये भी तो करना है ना। ज्यादा एनपीएस दिखेगा तो फिर उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो आगे चलकर भविष्य में और खराब हो जाएगी। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एक ट्रस्ट, विश्वास इनके ऊपर से कम हो जाएगा और इनको आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा। तो इनका भी एक टारगेट होता है कि भैया आपने को कम से कम एनपीएस दिखाना है। तो अब कम से कम एनपीएस कैसे दिखेगा, जब ही ये क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे या फिर अकाउंट को रेगुलर क्लोज करेंगे और खत्म करेंगे, भैया हमारा पैसा रिकवर हो गया है, तो एनपीएस वहां दिखेगा ही नहीं। तो सेटलमेंट करवा लीजिए, इससे क्या होगा, आपका लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी दिक्कत समस्याएं आएंगी, सिबिल पे इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव एक नकारात्मक एक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सेटल्ड वर्ड रिफ्लेक्ट होगा, भविष्य में कुछ सालों के लिए आपको लोन लेने में दिक्कत समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन लोन रिकवरी एजेंट्स के हैरेसमेंट से आपको छुटकारा तो मिल जाएगा।
इन चीजों को जरा समझिए। तो फाइनेंशियल ईयर एंड नजदीक है, यदि आपको पैसे देने हैं तो एक ही बार में लमसम वन शॉट में सेटलमेंट करवा के, कुछ डिस्काउंट वेवर, कुछ माफी करवा के एक ही बार में खत्म करिए, दैट्स इट। आप सोचेंगे इक्का दुक्का ईएमआई देंगे और आपका अकाउंट एनपीए में जा चुका है, तो इक्का दुक्का ईएमआई देने से ना तो आप एनपीए से बाहर निकलेंगे, ना तो आपका प्रिंसिपल मुद्दल अमाउंट कम होने वाला है। तो इक्का दुक्का जो ईएमआई आप देंगे उस वो क्या होगा, वो आपके इंटरेस्ट पेनाल्टीज वगैरह में क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों, मैनेज हो जाएगा। बाकी आपका अकाउंट एनपीए में वैसे ही रहेगा और आपका जो जो ड्यूज, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वैसे ही बना रहेगा दोस्तों। तो इसमें कुछ आपका फायदा नहीं होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि भैया पैसे तो आपको देने ही हैं, लेकिन थोड़ा सा एक स्मार्ट वाला दिमाग यूज करिए, ठीक है। स्थिति परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो भैया लोन अकाउंट को सेटल्ड करने के लिए जाइए और बैंक और एनबीएफसी से बातचीत करिए, उनको वन टाइम सेटलमेंट की रिक्वेस्ट लेटर लिखिए दोस्तों। और लिखिए, देखिए डेफिनेटली 90% तो पकड़ के चलिए कि आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जरूर मिलेगा। बातचीत तो करिए आप। देखिए क्या होता है ना, अगर आप आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेते हैं ना, तो बैंक और एनबीएफसी को ये समझ में आता है कि आप बैंक को कॉपरेट कर रहे हैं, आप लोन भरने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपकी स्थिति परिस्थिति खराब होने की वजह से, इन रीजन की वजह से आप अपने अकाउंट को रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, एनपीए में से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, आगे भविष्य में भी नहीं भर पा रहे हैं। तो ऐसे में आप बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया कुछ वेवर दे दिया जाए, कुछ डिस्काउंट, कुछ कंसेशन दे दिया जाए, मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं, कुछ अमाउंट में देकर अपने लोन अकाउंट को मैं क्लोज करना चाहता हूं। तो आपका इंटरेस्ट दिखता है। तो ऐसे में कई लोन कंपनियां सोचती हैं कि भैया जो आ रहा है आने दीजिए और लेकर अकाउंट को सेटल्ड कर लीजिए। यदि आप मल्टीपल लोन्स के डिफॉल्टर हैं, तो सिबिल में क्या होता है, दिखता है कि कितने लोन्स आपने लिए हैं। तो लोन कंपनियां ये सोचती हैं कि यार पहले हम इनको ऑफर दे दें सेटलमेंट का, क्योंकि मल्टीपल लोन्स हैं, तो ये आदमी तो पूरे लोन में सेटलमेंट तो करा नहीं पाएगा, पूरे लोन को तो फोरक्लोज कर नहीं पाएगा। तो जो कंपनियां पहले इसको ऑफर देगी वो पहले उसका सेटलमेंट करवा लेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोन कंपनियों के अंदर भी कंपटीशन रहता है कि पहले हम ऑफर दे दें इसको और पहले हम सेटलमेंट करके ले ले, कुछ अमाउंट हम निकाल ले पहले। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग दोस्तों चीजें होती हैं, इसमें आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए दोस्तों। यदि आपकी स्थिति परिस्थिति आने वाले समय में बहुत ज्यादा खराब हो सकती है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं भर पाऊंगा, तो सेटलमेंट के लिए चाहिए दोस्तों। और दूसरी चीज की, लोन कंपनियों का एक ना साल भर का एक टारगेट होता है कि इतना अमाउंट अपने को रिकवर करना है। तो जब वो टारगेट पूरा नहीं होता है, उनको कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं टारगेट पूरा करने के लिए, तो ऐसे में वो सेटलमेंट के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस बात को जरा समझिए दोस्तों, डियर फ्रेंड्स। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसे आपको लोन कंपनियों को नहीं देने, 1 रुपए भी नहीं देने, आपको नहीं देने हैं, आपको देने हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉ और प्रोविजंस और कानूनी तरीके से आपको दिमाग लगाकर आपको आपके लोन अकाउंट को आपको क्लोज करना है, सेटल्ड करना है, दैट्स इट। देखिए पैसे नहीं भरोगे तो आगे चल के दिक्कत समस्याएं तो पक्का आने वाली है। तो मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का ये इंटेंशन नहीं कि आपको लोन कंपनियों को पैसे नहीं देने, आपको पैसे देने हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो सेटलमेंट के लिए चाहिए, अगर आपकी स्थिति ठीक ठाक हो जाती है तो अपने अकाउंट को आप रेगुलराइज और स्टैंडर्ड करवा लीजिए और धीरे धीरे अपनी ईएमआई को भरते रहिए, ठीक है। सो आपके पास 2 ऑप्शन है, सेटलमेंट करवाइए या फिर अपने अकाउंट को रेगुलराइज करवा लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये टॉपिक, ये वीडियोस मेरा यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। यदि आपको इसके संबंध में कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, तो आप मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।